हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो एमसीक्यू सीरीज का डे 6 है। आज हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन डिटेल वाइज डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एसोसिएशन टैगलाइन इज मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, इफ्ला, एसलिप, एसएलए या एलसी। आपको बताना है कि किस एसोसिएशन का जो टैगलाइन है वो है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। तो इसका जो टैगलाइन होता है, किस एसोसिएशन का टैगलाइन मैनेजिंग इंफॉर्मेशन है, तो वो है एसलिप। अब देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं एसलिप से, ये आपको याद रखना है। पहला तो एसलिप का टैगलाइन है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, ये तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। दूसरा, जब एसलिप 1924 में बना था तब इसका नाम था एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। कहीं पे ब्यूरो की जगह ब्यूरोक्स भी होगा, तो दोनों सेम। अभी क्या है कि आपको याद रखना है कि अब जो है 1983 में एसलिप का नाम चेंज हो गया है और इसका नाम अब है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ से एसलिप से 2 पॉइंट याद रखना है। पहला तो एसलिप का टैगलाइन है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा, एसलिप का नाम जो है अब है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है, ये 4 क्वेश्चन आपको एसलिप से याद रखना है। पहला, एसलिप का टैगलाइन, एसलिप का नाम, एसलिप का कब इस्टेब्लिश हुआ है, एसलिप का हेडक्वार्टर कहाँ, ये 4 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एसोसिएशन टैगलाइन इज कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। किस एसोसिएशन का टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। तो इस एसएलए का जो है टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स रीडिंग, यूनेस्को, इफ्ला, एलसी या एलए। आपको बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सिस्टर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। तो ये जो सिस्टर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है ये इफ्ला के द्वारा बताया गया था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले हम एक चार्ट देखेंगे। ये चार्ट आपको डेफिनेटली याद हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एएलए का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो शिकागो। कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1876। लाइब्रेरी एसोसिएशन हेडक्वार्टर लंदन। कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1877। एफआईडी हेडक्वार्टर हैग और कब इस्टेब्लिश, 1895। एसएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, वाशिंगटन, 1909 में इसका क्या हुआ है, स्टैब्लिशमेंट हुआ है। एसलिप का देखिए, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, लंदन है इसका हेडक्वार्टर, 1924 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है। इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, हैग, 1927। आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, न्यू दिल्ली, 1933। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, IATLIS, DLIS, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसका हेडक्वार्टर है, 1969 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, इससे क्वेश्चंस आता ही है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ए फिक्स्ड एंड डिफाइंड इंटरवल इज यूज्ड। ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट एक टॉपिक मैंने हाल में ही पढ़ाया था, उसमें मैंने सारे डाटा के बारे में बताया था, इंटरनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, ये सारे डाटा से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताया था। तो वो वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और उस वीडियो का लिंक जो मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। तो जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के द्वारा जिसमें आपको इंटरवल की बात होती है, तो वो जो हमारा आता है वो इंटरवल डाटा में आता है, तो इसका आंसर होगा इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट आर्चिविंग टूल्स, लॉग्स, क्लॉक्स, टर्म्स, पोर्टिको। देखिए, तो जो आर्चिविंग टूल्स नहीं है वो हमारा है टर्म्स। आर्चिव मीन्स क्या होता है, आर्चिव मीन्स होता है कि जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है, उसका जो कलेक्शन होता है वो हमारा आर्चिव कहलाता है। अब देखिए, जो डिजिटल प्रिजर्वेशन हम लोग को करना पड़ता है कि जो प्रेजेंट में हमारे पास डाटा और फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमको क्या करना होता है, उसको सेव करना होता है। इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है कुछ इनिशिएटिव, कुछ पॉलिसीज चलाती है, जिसके वजह से हमारा जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो क्या कर हो सके, लॉन्ग टर्म उसका प्रिजर्वेशन हम कर सके। तो कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे क्लासिक सॉफ्टवेयर प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट, डिजिटल ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, पेंडोरा डिजिटल आर्चिविंग सिस्टम, द इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मॉडल फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डिस्पोजल ऑफ इंस्टीट्यूशनल एसेट्स, और ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, लॉक्स, क्लॉक्स एंड पोर्टिको।
तो ये आपको याद रखना है, ये 1 2 3 4 और ये तीनों। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से डिजिटल प्रिजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट चलते हैं, कौन कौन से सिस्टम चल रहा है, कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर है 6th, हु हैज कन्वे फर्स्ट द आइडिया ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर का आइडिया सबसे पहले किसने बताया था? तो इम्पैक्ट फैक्टर का जो आइडिया है सबसे पहले इग्यून गारफील्ड के द्वारा बताया गया था। अब देखिए, इग्यून गारफील्ड के द्वारा सबसे पहले इम्पैक्ट फैक्टर का आइडिया दिया गया। अब इम्पैक्ट फैक्टर होता है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। इम्पैक्ट फैक्टर या जनरल इम्पैक्ट फैक्टर दोनों सेम बात है। अब ये क्या करता है कि एक जो हमारा रिसर्च पेपर पब्लिश होता है उसमें कुछ पेपर्स होते हैं, वो पेपर आपका दूसरे जर्नल्स में कितनी बार पब्लिश हुआ है इसको कैलकुलेट जो जब होता है तब वो हमारा इम्पैक्ट फैक्टर कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक जो जर्नल है, जैसे मान लीजिए कि मेरे नाम से कोई एक जर्नल पब्लिश हुई, मैंने कुछ रिसर्च किया है और मेरा जो पेपर है वो कितने दूसरे सोर्सेज में यूज हुआ है वो आपका साइटेशंस कहलाता है। तो उसी का हम एवरेज निकालते हैं, और जितने किसी भी जर्नल का जितना इम्पैक्ट फैक्टर हाई होगा वही हमारा वो जर्नल हमारा उतना ही अच्छा कहलाता है और इम्पॉर्टेंट कहलाता है। जितना जिसका जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कम होगा उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो बस इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब हमको इतना समझना है कि जो भी हमारा साइटेशंस होता है वो जितना बार किसी भी हमारे रिसर्च पेपर या किसी और दूसरे रिसोर्सेज में पब्लिश हो रहा है उसका एक एवरेज निकाला जाता है, वही हमारा इम्पैक्ट फैक्टर कहलाता है। इम्पैक्ट फैक्टर दिया है इग्यून गारफील्ड ने। कभी कदार हमसे यूजीसी में इम्पैक्ट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, तो हम लोग उसका कैलकुलेशन भी सीखेंगे। देखिए, इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला होता है साइटेशन, जो हमारा साइटेशन फर्स्ट ईयर, साइटेशन सेकेंड ईयर, फिर पब्लिकेशन फर्स्ट ईयर, पब्लिकेशन सेकेंड ईयर। और ये भी बात याद रखना है कि जैसे मान लीजिए इस ईयर मैंने कोई अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया, तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर हम इसी ईयर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट फैक्टर हम थर्ड ईयर में कैलकुलेट करेंगे, जब हमारा जो साइटेशन इंडेक्स है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का हमें मिल जाएगा, और तब हम थर्ड ईयर में दोनों ईयर का एवरेज निकालेंगे, तब हमको थर्ड ईयर में हमारे जनरल का उसका इम्पैक्ट फैक्टर मिलेगा। तो हमको ये भी याद रखना है कि जब से हमारा किसी भी रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन स्टार्ट होगा तब हमको कभी भी उसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिलेगा, हमको इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन स्टार्ट होने के तीसरे ईयर मिलेगा। इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला होता है साइटेशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाय पब्लिकेशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। उसके बाद देखिए, मान लीजिए कि ये डाटा है, ये हमारा डाटा है। साइटेशंस जो है 2016 में 60, ये 2017 में 30, पब्लिकेशंस 20 बार हुआ है और यहाँ 15 बार हुआ है। तो हम इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम इम्पैक्ट फैक्टर में क्या करेंगे, पहले साइटेशंस को प्लस कर देंगे, फिर पब्लिकेशंस को प्लस कर देंगे, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, पहले इम्पैक्ट फैक्टर को हमने इसके साइटेशंस को प्लस कर दिया, इसके पब्लिकेशंस को प्लस कर दिया, 90/35 आया। इसको जब हमने प्रॉपर डिवाइड दिया तो 2.57 आया। तो ये जो है हमारा इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट हुआ। इसी तरीके से हमको इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो हमने यहाँ से समझा सबसे पहले कि इग्यून गारफील्ड के द्वारा इम्पैक्ट फैक्टर दिया गया है। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, किसी भी जनरल कोई भी जो रिसर्च पेपर का जो पेपर्स होता है वो कितनी बार दूसरे रिसोर्सेज में पब्लिश हो रहा है वो हमारा उसका एवरेज निकालते जब है, तो वही हमारा इम्पैक्ट फैक्टर कहलाता है। किसी भी जर्नल का जितना ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा वो जर्नल उतना ही ज़्यादा उसका कंटेंट क्या है, काफ़ी अच्छा है, और जिस जर्नल का थोड़ा कम इम्पैक्ट फैक्टर होगा उसका क्या होगा, जनरल उतना उसका कंटेंट जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो किसी भी जनरल का क्वालिटी कैसा है, अच्छा है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसमें, ये मेजर करने के लिए एक इम्पैक्ट फैक्टर नाम का टर्म दिया गया है जिसको इग्यून गारफील्ड ने बताया है। और ये उसका फार्मूला है साइटेशन फर्स्ट ईयर प्लस साइटेशन सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाय पब्लिकेशन फर्स्ट ईयर बटा पब्लिकेशन सेकेंड ईयर। और हमें कभी भी पब्लिकेशन स्टार्ट होते ही इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिलेगा, थर्ड ईयर में मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको मैच द फॉलोइंग बताना है। ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। Nadi to ascend hypothesizing, ascend to Zenith verification, Janet to descend deductive, descend to Nadi empirical।
तो देखिए ये जो है रंगनाथन स्पाइरल साइंटिफिक मेथड का क्वेश्चन है। जो रंगनाथन स्पाइरल साइंटिफिक मेथड जो है, इसका जो वीडियो है मैं आज या कल तक मैं अपलोड कर दूंगी। तो इससे रिलेटेड आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होगा तो इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम लोग बस इसको शॉर्ट में समझेंगे। तो देखिए जब नादिर टू असेंड बोलते हैं हम तो वो हमारा एम्पिरिकल फेज में आता है। असेंड टू जीनत जब बोलते हैं हम तो वो हाइपोथाइजिंग फेज में आता है। जेने टू डिसेंड जब बोलते हैं तो वो डिडक्टिव फेज में आता है। डिसेंड टू नादिर जब बोलते हैं तो वेरिफिकेशन फेज में आता है। इसको अभी बस याद कर लेना है। जब मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगी जल्दी में रंगनाथन स्पाइरल साइंटिफिक मेथड, तो आपको पूरा डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल टेंडेंसी। आपको बताना है कौन इसमें से सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। मीन, मोड, मीडियन, रैंक कोरिलेशन। तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी जो इसमें नहीं है वो रैंक कोरिलेशन है। ये आपको याद कर लेना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। जैसे अभी ये सेंट्रल टेंडेंसी वाला है तो ये आपको चारों याद कर लेना है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए मीन, मीडियन और मोड का यूज करते हैं। डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। एसिमेट्री को मेजर करने के लिए स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस का यूज करते हैं। रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। जिस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है उसी टाइप से इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये स्लाइड आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, द वॉल पिक्चर प्रिंसिपल इज ए प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस, हेल्पफुल सीक्वेंस, आइसोलेट सीक्वेंस या नन ऑफ द अबव। तो देखिए वॉल पिक्चर प्रिंसिपल जो है एक टाइप का फेसेट सीक्वेंस है। सीसी में रंगनाथन जी के द्वारा 4 फेसेट सीक्वेंस दिए गए हैं। तो वो चारों फेसेट सीक्वेंस का नाम है वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, काउका प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल, एक्ट एंड एक्शन एक्टर 2 प्रिंसिपल। तो ये चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। और ये क्या है, एक टाइप का फेसेट सीक्वेंस है जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। तो वॉल पिक्चर प्रिंसिपल आपसे पूछा गया था तो वो क्या है, एक टाइप का फेसेट सीक्वेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसने कहा है कि लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो आपको बताना है कि हु से चार्लेस डब्ल्यू इलियट, डीपी चट्टोपाध्याय, राधा कृष्णन या डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जो है राधा कृष्णन के द्वारा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु सेड लाइब्रेरी इज ए पीपल्स यूनिवर्सिटी। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अभी पूछ लिया आपसे। आपको बताना है कि लाइब्रेरी इज ए पीपल्स यूनिवर्सिटी किसने बताया, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, राधा कृष्णन या मेलविल डेवी। तो लाइब्रेरी इज ए पीपल्स यूनिवर्सिटी सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा बताया गया था। और देखिए जो पिछला जो डे 5 का जो वीडियो था मेरा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे से गलती हो गया था। बुलियन लॉजिक में मैंने पी के बुल बता दिया था, जबकि बुलियन लॉजिक को जो प्रोपाउंडेड बताया जिसने है वो है जॉर्ज बुल। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने 10 क्वेश्चन आज पढ़े हैं। सबसे पहले हमने देखा कि किस एसोसिएशन का टैगलाइन होता है, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। एस्लिप का, एस्लिप के बारे में जाना कि अब उसका नाम क्या है, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, 1924 में स्टैब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर लंदन में है। फिर एसएलए का टैगलाइन है होता है कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने देखा सिस्टर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट इफ्ला ने दिया है। फिर हमने एक ये चार्ट पढ़ा, इसको हम लोग अब याद कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बताया कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में फिक्स्ड एंड डिफाइंड इंटरवल किस में यूज होता है। और अगर आप लोगों ने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो अब आप लोग देख लेंगे और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो इसमें जो इंटरवल की बात हो तो इंटरवल डाटा आता है। उसके बाद क्वेश्चन 5 में पूछा था कि कौन सा जो है इसमें आर्चिविंग टूल्स नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि आर्चिविंग टूल्स जो है इसमें लॉक्स, क्लॉक्स एंड पोर्टिको है। आर्चिविंग टूल्स, आर्चिव का मतलब पता चल गया। डिजिटल प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा सिस्टम, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा ये प्रोग्राम चल रहा है वो आपको पता चल गया। तो अब आप उसको याद कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि इम्पैक्ट फैक्टर का आइडिया किसने दिया था। तो इम्पैक्ट फैक्टर का आइडिया इग्यूल गारफील्ड ने दिया था। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सब अब आपको पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको ये बताना, इसको मैच द फॉलोइंग करना था। ये रंगनाथन स्पाइरल साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका वीडियो, इस टॉपिक पे वीडियो मैं एक अलग दिन बना के अपलोड कर दूंगी, उस दिन आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है सेंट्रल टेंडेंसी में किससे इसमें मेजर नहीं करते हैं।
तो हम लोग को पता चल गया रैंक कोरिलेशन एंड सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर नहीं करते हैं। उसके बाद ये चारों अब आप याद कर लेने वाले हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी कैसे मेजर होगा, डिस्पर्जन कैसे मेजर करेंगे, एसिमेट्री कैसे मेजर करेंगे, रिलेशनशिप कैसे मेजर करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में वाल पिक्चर प्रिंसिपल किस टाइप का किसका प्रिंसिपल है। तो अब आपको पता चल गया कि वाल पिक्चर प्रिंसिपल जो है एक फेसेट सीक्वेंस है। फेसेट सीक्वेंस में हमारे 4 प्रिंसिपल आते हैं, वाल पिक्चर, कॉका, फोल ऑर्गन और एक्टर 1 एंड एक्टर 2 प्रिंसिपल। और अब आप इन चारों के नाम याद कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें उसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसने कहा है कि लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी राधा कृष्णन ने कहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में लाइब्रेरी इज ए पीपल्स यूनिवर्सिटी किसने कहा है। तो सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने। और जो बुलियन लॉजिक किसके द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया था, जॉर्ज बुल के द्वारा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू।